अब सुनिए ध्यान से। तो जिस तरह से पहले झोपड़पट्टी हुआ करता था, बिल्डिंग नहीं, उसी तरीके से सेल की कहानी जो थी वो दो तरह से थी। एक का नाम था प्रोकैरियोटिक और एक का नाम था यूकैरियोटिक। लेकिन सेल्स की बहुत सारी कहानियां हैं। सेल को पहले हम आपको समझाते हुए अगर चले तो सेल क्या है समझ लो कि जिस बिल्डिंग की तरह हर ईंट उसकी एक इकाई है, एक यूनिट है। बिना ईंट का बिल्डिंग तैयार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आप किसी झोपड़पट्टी को मान लो तैयार कर रहे हो, अगर वो लकड़ियों से बना हुआ है या धागों से बना हुआ है, लकड़ियों को धागों समझ रहे हो नहीं समझे, लकड़ियों को छोटी छोटी से वो जो डंठल होती है पेड़ों की, उससे बना हुआ है, तो पेड़ों का एक एक डंठल उसकी यूनिट है उस झोपड़ी की। बात समझे, है ना? जिस तरह से आपके पास पूरी घर बिल्डिंग इस सब का सब दीवारों से बना होता है, दीवारों में एक एक ईंट इसकी इकाई है, इसकी यूनिट है। जैसे आप लोगों का जो कपड़े दिख रहे हैं उस कपड़ों में एक एक यूनिट क्या है? एक एक धागा। अगर आपके पूरे कपड़े में से, पूरी क्लोथ में से कितने धागे होंगे अगर हमको गिनने के लिए बोल दे ऐसे ऐसे करके, एक एक सिंगल सिंगल धागा निकाल दो, काउंट कर पाएगा कोई? बहुत सारे हैं ना, बट एक जो धागा है ना वही सेल है। रिलेट कर रहे हैं बस, समझे? उसी तरीके से पूरी बिल्डिंग का एक यूनिट क्या होता है? ईंट। एक फूलों की माला होती है तो फूलों की माला में एक फूल उसकी यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई, एक सिंगल यूनिट जिससे बना होता है वो। बात समझे? अगर आप भात खा रहे हो, आपके थाली में बहुत सारा भात हो, चावल, तो उसमें एक एक दाना उसका यूनिट है। उसी तरीके से चाहे जीवन कहीं भी हो, लाइफ कहीं भी हो, उस लाइफ का जो यूनिट है ना, दैट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, वो है सेल, वो है सेल। समझे? वो है सेल। और ये सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं, तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, है ना? समझिए ध्यान से, इसलिए पूरी सेल की कहानी है। तो सेल सबसे आपका एक छोटा यूनिट है। लोग सेल के बारे में बहुत छोटा सा डेफिनेशन कहा जाता है कि कर्म और धर्म जीवन का यही सेल है, इसलिए इसका नाम दिया गया इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में कोई पूछता व्हाट इज द सेल, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जिससे बना हुआ है पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रक्चर में आता है। और जो फंक्शन, कोई काम करती है तो पूरा सेल मिलकर काम करता है। सेल के अंदर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इस चीज की कहानी समझने के लिए आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई कहेगा व्हाट इज द सेल, तो आप साफ कहोगे इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझे? हिंदी में बोले तो यह एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जीवन का। सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, जिससे संरचना होती है, बनता है कोई चीज। तो सेल हर वो छोटे कण का नाम है जो आपकी बॉडीज में बैठा हुआ है। सिर्फ आपके नहीं, आपके आसपास जितने भी लाइफ ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा है, मुर्दा में भी मिलेंगे आपको, बट डेड सेल मिलेगा, समझे? लिविंग सेल नहीं मिलेगा। ओके? और इस सेल का खोज किसने किया था बता तो दिए थे हम आपको, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? और रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। बट एक मरा हुआ सेल को देखे थे, डेड सेल को देखे थे, लिविंग सेल को देखे एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे जो लिविंग सेल को देखे थे पहली बार। और आपको बता दें, एंटोनी वैन लीeuwenhoek कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं थे। रॉबर्ट हुक तो सबसे पहले थे, 1665 में ही देख लिए, वो भी छाल, कॉर्क छाल को देख करके, जो आपको पिछले क्लास में ही बता कर गए हम, जहां पर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा गया, सेला नाम लिया गया, छोटे छोटे स्पेस को देखा गया, उसी का नाम रखा गया सेल। क्योंकि पहले उनको समझ में नहीं आया कि सेल किसको बोलते हैं, वो खाली खाली बॉक्स को सेल नाम दे दिया, सेल हो गया। बोला ऐसा ही डब्बे डब्बे स्ट्रक्चर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर है, नाम दे दिया। लेकिन जब एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे, क्या कहें एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में, एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो थे उनका एक दुकान था, वो लेंस का दुकान चलाते थे। लेकिन लेंस का दुकान थोड़ा धंधा थोड़ा मंदा चलता था, तो मेडिसिन भी बेच दिया करते थे। अरे पहले का दुकान कैसे था, पहले लोग दुकानों में बहुत सामान रखते थे। उधर से कोई पान भी लगा रहा है, अब बिस्कुट है, बिस्कुट पैसा, हाँ बिस्कुट भी बेचते, आओ बिस्कुट भी लगा बेच दे, चाय बनाते हैं बेच दिया। बोलदार को सर दर्द का दवाई भी रखता है, वो भी दे दे रहा है। ठीक है, किसी को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ हिंग का गोली है मेरे पास में, आओ देते हैं आओ। पान का दुकान देखिए पता नहीं क्या है, वो सब रखता है। तो पहले उसी तरीके से एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने अपनी ऐसी लेंस की दुकान थी उनके पास में, छोटी मोटी लेंस बेचते थे, कुछ मेडिसिनल भी रखते थे, कुछ मेडिसिन भी रखते थे, एक छोटा सा किराने का दुकान जैसा बना लिए थे। और बैठे बैठे समझो एक बार बारिश का मौसम था ऐसे, और सामने उनका बारिश टप टप गिर रहा था जमीन पर में, मिट्टी थी सामने, मिट्टी में घुल गया, पता उनको क्या पड़ी नहीं पड़ा,
वो बारिश का पानी लिए, मिट्टी का पानी लिए, हाथों में अलग करके बैठ के लेंस में ऐसे देख रहे स्टार्ट कर दिए, अलग अलग लेंस में लगा लगा कर देखना स्टार्ट किया, डबल लेंस तो यूज करके देखना स्टार्ट किया। उनको रेंगता हुआ दिखने, उसको रेंगता हुआ ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया, बहुत सारा चीज। तो ये क्या है, तो जिंदा की तरह घूम रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने बैक्टीरिया को देख लिया। जी हाँ, रेन वाटर से देखा। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने पहले बारिश के पानी में बैक्टीरिया को देखा। अब उनसे रहा नहीं गया, बोला इतनी छोटी दुनिया को अगर हम लेंस से देख सकते हैं, खुरापाती दिमाग है, अपना हाथ को काटा, छोटा सा काटे, ब्लड निकाले और ब्लड में देखना स्टार्ट किया। आरबीसी देख ली पहली बार। हम खुरापाती थे बहुत कुछ, और भी कई सारे सेल्स को देखें, बैक्टीरियाज, आरबीसी, स्पर्म सेल्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स थे जिन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहली बार लिविंग सेल्स को उन्होंने देखा, और ऐसे बहुत सारे लिविंग सेल्स को जब स्टडी करके बताया तो उन्होंने एक बुक लिखा। देख रहे हो, एक किराने में बैठने वाला दुकानदार, उन्होंने बैठ के बुक लिखना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं खोज, समझे? तो खोज का आविष्कार कहीं से भी हो सकता है। लोग सोचते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, भाई सब खोज कहीं से भी हो सकता है। आपको जितना पता है उतना ही खोजिए ना, सच्चाई है। किसको पता था पहले सेल के बारे में? सब खुद से नाम देना स्टार्ट किए। खोज इस तरह से होता है। जब स्टार्ट किए तो अपना एक बुक लिखा, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने एक बुक लिखा, नाम लिखा, उसका नाम रखा द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। मतलब होता प्रकृति का सीक्रेट्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रहस्य। आओ उसको जानते हैं। और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, फेमस होने स्टार्ट हो गए। अब इतना सारा माइक्रोस्कोप बनाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए, सबकी देखने की इच्छा बढ़ गई, उनका सेल बढ़ गया। पहले लोग खरीद लेते लेंस करेंगे क्या, लोगों को ये लग रहा था। जब वो पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, इतना सारे बैक्टीरिया देख सकते हो, ये है वो है सब कुछ, बस सब लोग उसका लेंस भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोस्कोप का सेल इतना बढ़ गया कि वो बना नहीं पा रहे ठीक से, मतलब सेल बहुत बढ़ गया। बस समझे? इसलिए कोई काम को जब करो तो काम करने का तरीका बदलो, ना कि काम को। बस समझे? ओके, तो ये कहानी थी उसके बारे में, ठीक है? समझ में आया कि सेल क्या नहीं है? सेल क्लियर है? तो उस समय जो पहले जमाने में जो अंडर वाटर जो सेल था, उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा प्रोकैरियोटिक इसका नेचर है, क्यों बोलते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम बता रहे हैं आपको, बस समझ लीजिए, सुनते जाइएगा ध्यान से। लेकिन उससे पहले उनको बताना पड़ेगा आपको। बस इतना समझ लो, ये एक तरीके का झोपड़ी वाला घर है ये। और आज ये नो मॉडल बंगलो है, बंगलो। तो झोपड़ी में क्या ही हो सकता है? कुछ नहीं, टूटा फूटा सा घर दिखेगा, बस बाउंड्री पक्की रहेगी, आप घर के अंदर सेफ हो, लेकिन किचन उसी में, रहना उसी में, सब कुछ उसी में, है ना फ्रिज, ना टीवी, कुछ की सुविधा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना टेबल है, ना चौकी है, कुछ नहीं, ना पलंग, कुछ नहीं मिलेगा। जमीन पर ही सोना है। और कई बार तो जमीन पर सोने के लिए बिस्तर भी नहीं होता उस टाइम पर, जो मिल गया, चाहे घास मिल गया तो घास ही बिछा कर सो गए, बोड़ा मिल गया तो बोड़े पे सो गए, नहीं मिला तो जमीन पर ही सो गए। गर्मी के टाइम पर मिट्टी, ठंडा लग रहा है, समझे? जब सेल की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे लोगों ने लाइफ को समझना स्टार्ट कर दिया कि लाइफ होता क्या है। और जब लाइफ को स्टडी किया तो लाइफ के स्टडी करने के लिए एक साइंस में, एक विज्ञान में एक ब्रांच बना दिया गया, एक ब्रांच बना दिया गया बहुत सारी चीजों को लेकर के। जैसे नाम बनाया गया बायोलॉजी, क्या बनाया गया? और इन्हीं को दूसरा नाम लाइफ साइंस भी नाम दिया गया। चलिएगा, नाम भी नाम दिया गया। ये भी बड़ा यूनिक बात थी, है कि नहीं? लेकिन हाँ, बायोलॉजी और लाइफ साइंस का मतलब भी था। जैसे बायोलॉजी में जो बायो है ना, ये देखो जो बायो दिख रहा है, इस बायो को बायोस वर्ड से लिया गया था, और लॉजी को लोगस वर्ड से लिया गया था। जहां पर बायोस मतलब होता है जीवन, लाइफ, और लोगस मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन को पढ़ना, समझना, सीखना बायोलॉजी कहलाया, समझे? लाइफ साइंस कहलाया। तब जाकर के जीवन की शुरुआत होगा, नहीं जीवन को समझना लोग स्टार्ट किए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सेल कहां कहां पर है, तब क्या कहोगे, क्या बोलोगे? हर छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज, एक छोटा सा अमीबा से लेकर के बड़ा सा ब्लू व्हेल तक। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन है? ब्लू व्हेल। उससे बड़ा अभी है ही नहीं है कोई दुनिया में। हाँ, ब्लू व्हेल नहीं अभी, किसने कहा नहीं बाबू? है ना, एग्जिस्ट अभी भी है ना, इंसानों के रहमो करम से अभी भी जिंदा है, तो बचा हुआ है ना। तब बस इतना सोचो कि इंसान लोग ज्यादा रहम ना करें, मतलब उनके बारे में ज्यादा ना सोचे। अगर ज्यादा सोचेंगे तो दिखेंगे भी नहीं, इंसानों की प्रवृत्ति हो, ठीक है? इसलिए इंसानों को मत मजबूर करो ब्लू व्हेल को ज्यादा सोचे। आप लोगों को नहीं पता, ब्लू व्हेल की जब भी मृत्यु होती है ना, तो लोग, इंसान क्या करते हैं आपको बता दे रहे हैं हम, उसको जमीन पर लाया था घसीट करके, किरान, वो जो जेसीबी तो बड़े बड़े
यूज करके लाया जाता है और उसी ब्लू व्हेल के चमड़ियों से, फैट से बहुत सारा तेल निकाला जाता है। ब्लू व्हेल के स्किन से बनने वाला ऑयल लाखों में बिकता है। लोग इसको मेडिसिनल यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज का। उसका जो लीवर है, लीवर का ऑयल निकालता है, हाँ, बहुत कुछ, एग्जैक्टली। इसलिए ब्लू व्हेल, एक ब्लू व्हेल किसी इंसान को करोड़पति बना सकता है, एक गोटा ब्लू व्हेल। एक ब्लू व्हेल का साइज इतना है कि आप अंदाजा लगा सकते हो। उसकी लंबाई बता रहे हैं आपको, 30 मीटर लंबा होगा वो। 30 मीटर समझे? बस, एक किसने बोला बस? बाबू ट्रेन, ट्रेन बोलो उसको, बस नहीं बोलो उसको, ट्रेन। बस लग रहा है इसको। ब्लू व्हेल बस है, ट्रेन से ऊपर है वो। जिन लोगों को हम लाइफ ऑफ पाई दिखाए थे, देख लिया था ब्लू व्हेल? हाँ, वो तो उसके बाद में उसका खाली मुंडी दिखाए थे हम, पूरा नहीं देख पाए होगे उसको। रूम में पता, अगर उसको उसका खाली अगर मुंडी रख देंगे ना, बड़ा सा रूम छोटा पड़ जाएगा। उसका मुंडी इतना बड़ा है। 30 मीटर समझ रहे हो? 30 मीटर। एक इंसान 1.5 मीटर का होता है, एडल्ट इंसान 1.5 मीटर लंबा होता है, समझ रहे हो? यानी 20 इंसान एक के ऊपर एक, माथा के ऊपर रखकर, इन्हीं के कंधा पे ना, माथा के ऊपर रखकर। अगर कंधा पे रखोगे तो 2-3 इंसान और बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो। उसको जब रख दोगे ना, तो खड़ा करोगे तो उतना लंबा है, खाली चौड़ाई तो बताई नहीं अभी तक हम। चौड़ाई यार ज्यादा, चौड़ाई मिलेगा आपको, मोटाई, चौड़ाई, गहराई होगा। उसका वजन टन में गिना जाता है, टन में। उसके छोटे से बच्चे का वजन 150 टन आता है। हम ऐसी थोड़ी बोल रहे बाबू कि एक ब्लू व्हेल किसी इंसान को करोड़पति बना सकता है, इसलिए बोल रहे हैं ब्लू व्हेल बहुत है। तो छोटे से अमीबा से लेकर के बड़े से ब्लू व्हेल का शरीर भी सेल से बना हुआ है। इसलिए लाइफ हर जगह पर है, लाइफ का इकाई सिर्फ एक ही है, वो है सेल, समझे? वो है सेल। और बहुत सारे सेल को जोड़ जोड़कर, जैसे बता रहे हैं ध्यान से, बहुत सारी ईंटों को जोड़ जोड़कर दीवार बनाया गया, और दीवार को जोड़ जोड़कर एक रूम बनाया गया, और रूम को जोड़ जोड़ करके एक घर बनाया गया, और घर को जोड़ जोड़कर एक मोहल्ला, समझ रहे हो? फिर डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा मोहल्ला जोड़ जोड़कर। ऐसे करते करते ब्रह्मांड तक पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल इसी तरीके समझा रहे हैं हम आपको। बहुत सारे सेल्स को जोड़ जोड़ करके टिश्यू बनाया गया। क्या बनाया गया? कहानी बाबू हम पता नहीं आपको कैसे समझाएं, आपको देख के हमको लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। देखो, बहुत सारे सेल्स को जोड़ जोड़कर टिश्यू बनाया गया, और बहुत सारे टिश्यू को जोड़ जोड़कर ऑर्गन बनाया गया। ऑर्गन, आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन, समझे? वो ना, कभी कोई कहता है कि मेरा हाथ कट गया, तो हाथ में सेल्स नहीं कटा है, बल्कि टिश्यू कटता है। अगर छोटा सा टुकड़ा कट गया, अगर आपका हाथ का इतना सा हिस्सा कट जाएगा ना, उसी में आपका लाखों सेल्स या करोड़ों सेल्स आ जाएंगे। सेल्स इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि आप आंखों से तो नहीं देख सकते, तभी उनके लिए माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ता है। यानी आप लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, आप उनका बड़ा कितना है पता लगा लो, बस, समझे? उनका साइज पता है, माइक्रोमीटर से भी हम लोग गिनना पड़ता है, माइक्रोमीटर में गिनना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। समझे क्या करें हम? तो ऑर्गन्स, हमने क्या कहा? सेल्स को जोड़कर क्या बनता है मधु? सेल्स को जोड़कर ऑर्गन बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू को जोड़कर और ऑर्गन को जोड़कर ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड, वाह, कुछ लोग तो हुकार कर उठा एकदम, पढ़ा पढ़ा कर, तो अच्छा बात है। ऑर्गन सिस्टम को जोड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म मतलब होता है एक एक इंसान। जैसे हम इंसान के बारे में बात करें, इंसान को ले लेते हैं, मान लो सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना, सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म बना, यानी एक इंसान बन गया। और इंसानों को जोड़ जोड़ करके एक फैमिली बनती है, और कई सारे फैमिली को जोड़ करके ज्वाइंट फैमिली बन जाएगी, और ज्वाइंट फैमिली को जोड़कर खानदान, है ना? खानदान जोड़कर मोहल्ला, मोहल्ला जोड़कर पूरा का पूरा एकदम गांव बन जाएगा, गांव जोड़ जोड़ के एक बड़ा गांव बनेगा। बस फिर स्वतः घर भेज देंगे, बोलेगा हो इतना बड़ा गांव तो हो गया, स्वतः खिला के बैठा करके। आइए देखिए, अच्छा सुनिए, इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन सुनिए ध्यान से। सेल से भी सुनो, क्या सेल्स के अंदर भी कुछ छोटी चीजें हैं? बिल्कुल है। सेल से छोटी होगी उसके अंदर में सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। अब सर ये क्या है? अरे बाबा, जैसे ऑर्गन है आपके बॉडी में, ऑर्गन है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, तो सेल से भी छोटी मिलेगी आपको सेल का ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स से भी छोटा मिलेगा आपको मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से भी छोटा मिलेगा आपको एटम। क्या मिलेगा? समझ गए? और एटम से भी छोटा मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वाह, उससे छोटा वो खुद ही एनर्जी का पार्टिकल जैसा है।
तो उससे छोटा इंसान तो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। बोलो क्या? क्यों? अच्छी बात है, आप जिस इंस्टाग्राम या फिर रील्स पे देख करके आपने ये जो सीखा है ज्ञान, अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए हानिकारक है आपके लिए। किसके? वो चैट जीपीटी से। अच्छी बात है, अगर चैट जीपीटी से आपने सीखा है, क्वार्क पहुंचा भी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो छोटा हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वो बना सकती है? इसका जवाब होगा ना। हमने कहा किससे बन रहा है, आपने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से छोटा है, वो अग्री करते हैं, लेकिन उससे यूज करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जन्म दिया जा सकता है? नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जन्म दे दे। इसको जन्म देने मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल को अवहेलना करना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ना मानना, वो असत्य है। समझे? आगे बढ़े, समझ आया? तो हर सेल का सुनो, पहले के टाइम पर जितने भी सेल्स थे ना, वो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वो एकदम सिंगल सेल थे। यानी आज हम लोग मल्टी सेल्ड हैं। क्या है? आप गिन नहीं सकते हो कि कितनी सेल्स है आपके पास। अगर आपका 100-200 सेल्स अगर आपने मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो? रोज मरता है आपकी बॉडी में, आपको फर्क नहीं पता चलता है ना? और सुनो ध्यान से, आप लोगों की बॉडी में प्रतिदिन रोज सेल्स मरते हैं, रोज बनते भी हैं, बट इसका एक फर्क होता है, सेल ग्रोथ और सेल डेथ का। अब क्या होता है, एक छोटी सी कहानी में आपको लिखवा दे रहे, देखो यहां से। या देखो, अगर हमने आपको यह कहा कि अगर आपका बॉडी में रोज सेल्स बन रहे हैं, मतलब उसको बोलते हैं सेल बर्थ। क्या बोलते हैं? सेल बर्थ, यानी जन्म हो रहा है उसका। ठीक है? अब फिर होता है सेल डेथ। क्या हो रहा है? तो सेल बर्थ, जब भी आप छोटे रहते हो, आपका सेल का जन्म होने का परसेंटेज, नंबर, काउंटिंग ज्यादा होगा, और सेल का मरने का काउंटिंग कम होगा। समझ में? क्या करें? आपका ग्रोथ कैसे पता चलता है? व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ पता कैसे चलता है? ग्रोथ पता आपको इस तरह से चल रहा होता है कि जन्म कितना लिया, मरा कितना, उसका आपस में माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा ग्रोथ कितना है। ग्रोथ मतलब क्या होगा? बर्थ माइनस डेथ। अगर ये बर्थ ज्यादा है और डेथ कम है तो ग्रोथ तो होगा। ग्रोथ तो 100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर हमारे पास ग्रोथ हो रहा है तो अभी भी आप लोगों को सबके अंदर ग्रोथ चल रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पर क्या होगा, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। मतलब क्या होगा? जब होता है यंग स्टेज, और यंग स्टेज के बाद आएगा ओल्ड स्टेज, बूढ़े में। तो बूढ़े में क्या होता है? बूढ़े में डेथ रेट ज्यादा बढ़ जाता है, सेल का डेथ ज्यादा होगा। यानी अगर हम आपको एग्जांपल लिखा है, तो बचपन में आप लोग अगर मान लिया जाए कि हमने कहा 100 सेल्स अगर बन रहे हैं, 100 सेल्स अगर जन्म ले रहे हैं, तो उसमें से 20 सेल्स मर जा रहे हैं, तो 80 का ग्रोथ है, 80 सेल्स का ग्रोथ है। बूढ़े में उल्टा हो जाता है, 100 सेल्स बनेंगे नहीं, 100 सेल्स में से 80 सेल्स मर जाएंगे, मात्र 20 सेल्स बन रहे हैं। ये होता है ओल्ड पर्सन में। 20 सेल्स का जन्म हो रहा है और 80 सेल्स मर रहे हैं हर रोज 100 सेल्स के अनुमान में, तो नुकसान हो रहा है ना। बॉडी डिके कर रही है, इसी को बोलते हैं एक पैर कब्र में, वो मरने को तैयार है। समझे? तो बॉडी धीरे धीरे, ऐसे नहीं, किसी का भी नेचुरल डेथ यूं ही नहीं होता, बिकॉज चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है बॉडी का, तब ये काम करता है। लेकिन वही यंग स्टेज में एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं मिड ऑफ द स्टेज, जहां पर क्या होगा, आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाएगा, नो ग्रोथ, यानी जितना जन्म लेगा उतना ही मृत्यु हो जाएगा, तो ग्रोथ हुआ ही नहीं, नो ग्रोथ है कि नहीं। और आपके बॉडी का सेल्स हमेशा मृत्यु होता है, रोज एक्सीडेंटल डेथ होता है आपके अंदर, या तो बाय नेचुरल हो या तो एक्सीडेंटल। अब सर कैसे बता रहे? कैसे? आप अगर मान लो किसी दीवार में सट कर भी अगर बैठते हो और थोड़ा सा बॉडी को कसकर रबिंग करते हो, खुजली हो रहा, रबिंग करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी का डेथ सेल बहुत सारे मारे गए, आपको पता भी नहीं चला। वो जो बॉडी लाल पड़ जाती है ना, वो लाल यूं ही नहीं पड़ती है, वो सेल्स का डेथ होता है। समझे? आप कहीं गिर गए, गिरने में मान लो हल्का सा आपका अगर छिला गया तो आपको दिखता भी है कम से कम, तो सेल का कट रहा दिख रहा है आपको, वहां तो सेल्स का डेथ होता है, वो साफ जाहिर होता है। यहां तक कि आप लोग जब नहाते हो ना, तो नहाने में भी आप लोग लाखों सेल्स नहीं, करोड़ों सेल्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब सुनिए, अब आपको ऐसा नहीं सर कल से नहाना ही बंद, सेल्स निकाल रहे तुम, है ना, कल से नहाना बंद, एकदम नहाएंगे नहीं, सेल्स गिरेगा नहीं, तो है ना, जल्दी ग्रोथ होगा, नहीं करना ऐसे करो। सुनिए, आप चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आपकी बॉडी में सेल्स हमेशा डेथ होता है। जब डेथ होता है ना, तो बॉडी के सरफेस पे चला आता है, और वही सेल्स, डेथ सेल्स, बैक्टीरिया का कारण बनते हैं, बीमारी का घर बनता है। वही सेल्स आपकी बॉडी में अलग अलग रूप में एक जर्म्स की तरह बन जाती है, बाहर के जर्म्स को दावत देती है। या समझो, कभी कभी देखना, लोग बोलते हैं कि उनका स्किल्स देखना कभी कभी डार्क हो जाता है, या फिर कभी कभी देखना डस्ट पार्टिकल जुड़ जाते हैं, वो डेथ सेल से मिलकर हो जाता है। वो तो नहाना जरूरी इसलिए, दैट बिकॉज आपकी बॉडी से डेड सेल्स को निकालना जरूरी है। अगर डेड सेल्स नहीं निकालोगे बीमार पड़ जाओ, और समझे?
तो आपको अपनी बॉडी में हेल्दी सेल रखना है, डेड सेल नहीं, वरना कचरा का पहाड़ बहुत सारा है, अभी बन जाओगे, समझे? हाँ, कोई अगर मान लो कि जल्दी बड़ा होने का सोचा, अपने नहाना बंद, सेल्स मारना बंद, एकदम सोचे जल्दी बड़ा हो जाएंगे, नहीं होगा ऐसे। तो सेल्स रोज मरती है, उसका काम है, लेकिन सेल्स जन्म भी होता है रोज, समझे? वैसे ही सब चीजों का ना एक लिमिटेड टाइम है। आपको पता नहीं, ह्यूमन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन सेल्स, एक सेल बनने में 24 घंटा लगता है। कितना? 24 घंटा लगता है। आप लोगों की बॉडी में एक सेल्स के बनने के लिए 24 घंटा का समय लगता है, यानी एक दिन का समय लगता है, तब एक सेल बनेगा। आपको पता चल रहा है एक सेल कितना छोटा होता है। ऐसे आपकी बॉडी में करोड़ों सेल्स है और सबका समय अलग अलग है, समझे? तो कोई एक सेल का 24 घंटा भी पूरा होगा, किसी का 2 घंटा बाद होगा, किसी का रात में, किसी का सुबह होगा, लेकिन दोबारा बन भी तो रहा होगा। तो कोई डेथ भी होता है और बनता भी रहता है, तो सेल ग्रोथ चलता रहता है। आप लोग माथे मान लो तेल लगा रहे हो, घस कर माथा कस कर घस लिए, है ना, भीगा हुआ आया सर, आपने तौली से घस लिया, बहुत सारे सेल्स मारे गए, ये भी होता है। इसलिए सेल्स बहुत तरीके से मरते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते हो। इसका मतलब नहीं कि नहाना बंद कर देंगे। बॉडी हेल्दी रखना है तो डेड सेल को हटाना जरूरी है, समझे? कितने लोगों को आपको ये दिखेगा कि हाथ फट रहा है मेरा, फिर बोलेंगे हाथ में वो छाले आ रहे हैं, लगे बोल ना लो नई नई स्किन्स आ रहा है, नई स्किन्स। देखो ध्यान, समझो ध्यान से, आपके घरों में या आपके, ध्यान रखना, मैक्सिमम लोगों के अगर कोई कपड़ा लाए और वो कपड़ा बहुत जल्दी अगर फट जाए तो उस कपड़े को पहनते नहीं है, फेंकते और नया कपड़ा लाते, लाना ही पड़ता है कि वो ही नहीं है कपड़ा पहनने को भी। और बात समझ रहे हो? घर का अगर नॉर्मल कपड़ा अगर आप पहन रहे हो, 1-2 महीना में अगर फट गया वो, तो क्या करोगे? उसको थोड़ी पहनेंगे, जितना भी वो सिल साल का थोड़ा दिन तो चला लिया, ओके, बहुत ज्यादा फट गया तो चलाना पड़ेगा। अब वही बात है ना? अब कहीं अगर हाथ डालने का कोई जगह है, वहां मुंडी डालने का जगह बन गया है, तो ऐसे कपड़े को चेंज करना पड़ता है ना। वैसी बॉडी करती है। जिस तरह से एक सांप अपनी खाल छोड़ती है नई स्किन लाने के लिए, वैसे ही सबके बॉडी में टाइमर अलग अलग होता है। तो हम सबकी बॉडी क्या होती है कि एक तरीके का खाल छोड़ती है, और वो कुछ और नहीं है बल्कि वो डेड सेल ही है। वो आपका नाखून भी डेड सेल है, आपकी जो बाल है, हेयर है, वो भी डेड सेल है। ये सब डेड सेल का ही नतीजा है, बस अलग अलग कैरेटीन प्रोटीन से बना देता हूं। जी हाँ, अगर डेड सेल नहीं होता आपका नाखून या बाल, तो अगर उसको किसी चीज से अगर आप काट रहे होते तो आपको दर्द का महसूस होता। आपको पेन का महसूस नहीं हो रहा है, तो एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ डेड सेल है वो, समझे? तो आपकी बॉडी में डेड सेल ग्रोथ होता है, सेट हो जाता है, और समझे? ये ध्यान रखिएगा। तो डेड सेल को समय समय पर निकालना जरूरी है। दिक्कत होगा ना, आप कुछ लोग नाखून को काटते ही नहीं, एकदम लंबे कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। एक पता आपको नहीं, आप कभी सोशल मीडिया में जाओगे, ये गूगल पे जाना, सर्च मारना, एक ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाखून लंबा करने का रिकॉर्ड आग रखा है। इतनी बड़ी बड़ी, हमको पता नहीं, हम सोचते हैं कि जितने भी डायन चुड़ैल का जो फिल्म बनता है पहले तो उसी को मिलता होगा। हमने देखा इतना, हम कभी सोच रहे अरे भाई साहब वो खाना कैसे खाएंगे, वो इतना बड़ा नाखून रखे हैं। लोग पहले तलवार रखते थे, इतना बड़ा नाखून रखे 5-5। हम सोच रहे वो सो रहे तो कैसे रखते होंगे हाथ, वो कभी उठा रहे तो कैसे उठाते हैं। सोच रहे बेचारे का नाखून इतना बड़ा चम्मच इतना काम कर रहा होगा, वो क्या करें, वो ऐसे उठाएंगे। वो था ना एक, आपने बचपन में आप लोग कहानी सुने होंगे, वो एक लोमड़ी थी जो एक क्या बोलते हैं बगुले, बतख को दावत पे बुलाता है। याद है, सुने थे आप लोग कहीं कहानी, है ना? ये कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक जो लोमड़ी थी, पहले लोमड़ी चालाक था, बतख को परेशान करने के लिए क्या क्या बुला लिया खाना पे। अब देखो, अब लोमड़ी का मुंह बड़ा है, उसको पतीला में खाना दिया है। अब बेचारा पतीला में वो जो बगुला है, बगुला का चोंच लंबा होता है, वो कैसे खाएगा, वो उसको पता ही नहीं है। तो दूसरा क्या किया, अब ये बात देख करके बेचारा खा नहीं पाया, बोलता आपको खाना तो अच्छा लगा, बताइए खाना कैसा लगा। बोला अच्छा, यहाँ मुंह जुठाने को नहीं मिला, इसको बोला खाना अच्छा लगा बताओ। तो बगुला भी होशियार निकला, बोला कोई बात नहीं है, तुम चलो हम भी जाता था। उसको भी दावत मिला, आओ आओ। उसको सुराही में खाना दिया था, ऐसे सुराही में खाना दिया था उसको, ऐसे करके, ऐसे सुराही में खाना दिया था, ऐसे करके दिया था। मुंह इतना छोटा सा, तुम घोड़ा सा ऐसा था मुंह। बोला अब खाओ, ठीक है। तो लोमड़ी बोल सकते तो बोल दी फट से, बोलता मजाक बनाने बुलाए हो, हाँ हमको यहाँ से मुंडे नहीं घुसेगा, तुम्हारा तो चोंच है, तुम तो घुसा के खा लोगे। तो बोलता कल जो तुमने किया था वो क्या था? आज अगर हमारा मजाक लगा, जो कल तुमने किया था वो क्या था फिर? इसलिए समझा रहे, सुने ध्यान से। तो पहले का टाइम पर हर सेल्स इंडिविजुअल होता था, यानी यूनिसेलुलर। दो नाम, एक यूनिसेलुलर और एक है वर्सेस मल्टी सेलुलर। हाँ, यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर मतलब होता है एक से ज्यादा सेल्स।
तो सबसे पहले एक एक सेल में जीवन था, यानी एक सेल ही ऑर्गेनिज्म थी। पहले लोग मल्टी सेल नहीं होते थे। समुद्र के अंदर में सबसे पहले सिंगल सेल का ही जन्म हुआ था। सब सिंगल सेल खुद में लाइफ था, यानी एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ। हर सेल्स के पास उसका अपना जीवन होता था। बात समझे? आज की तरह ऐसा नहीं है कि आज इतना सारा सेल्स मिलकर बॉडी को चला रहा है। पहले सिंगल सेल होता था। जैसे पहले एक ही झोपड़पट्टी होती थी, एक ही घर, एक ही रूम, सब कुछ एक था। बात समझे? बहुत पहले के स्टार्टिंग में। समझे नहीं समझे? वैसे ही देखो, जैसे आज भी पक्षियां देखोगे ना, आज भी पक्षियां देखने एक ही घोंसला बनाती है एक जगह पर। मान लो अगर हम लोगों से बहुत ज्यादा सीख ली, मॉडर्न हो गए ना, पता क्या करेगी? जो घोंसला बना रही है ना, उसी में बनाएगी। ऐसे तो घोंसला बना रही है, बोला रुको अभी घोंसला बड़ा करेंगे हम। घोंसला बड़ा करके यहाँ पर वो एकदम एकदम अलग अलग बनाएगी। यहाँ पर हम नहाएंगे अच्छा से, पक्षी रखेंगे अपने लिए एकदम। इधर डाइनिंग टेबल घेर दी एकदम, यहाँ स्टडी करेंगे एकदम। कुछ भी आएगा तो यहाँ पर स्टोरेज, मम्मी चेरा लेकर आएगी छोटा छोटा, केचुआ उचुआ तो यही रखेंगे। देख रहे हो? अगर पक्षी एडवांस हो गया तो उसका घोंसला कुछ ऐसे ही दिखेगा। आज ऐसा ही तरीके का आप लोगों का सेल्स वो यूकैरियोटिक है। जी हाँ, आपके बॉडी का यूकैरियोटिक सेल्स हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। आपके भीतर में किचन दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक का हाउस दिखाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक मीटर कहां लगा वो भी बता देंगे, कहां पर बम रखा जाता है वो भी बताएंगे आपको। आपके बॉडी के अंदर बम भी है, सब इंतजाम है। समझे क्या कह रहे हैं? आइए तो आगे बढ़ते हैं। सर बायोलॉजी का ब्रांच था स्टडी ऑफ लाइफ। अब इस लाइफ के स्टडी को क्या 3 कैटेगरी में बांट दिया? जी हाँ, बायोलॉजी को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। जूलॉजी, बोटानी, लोग उसको बॉटनी पढ़ते हैं, बोटानी बॉटनी की बात है। और एक है फिजियोलॉजी, ये हमारा फेवरेट है, हमने इसी पीएचडी कर रखा है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है मेरा फेवरेट पार्ट। हाँ बोलो, साइड हो जाए, आप आगे लिख लो। समझे? ये सुनो, जूलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एग्जैक्टली। बॉटनी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट। और फिजियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सर ये तो मेडिकल वाला फील्ड काम हो रहा है। बाबू मेडिकल का अलग काम होता है। देखो मेडिकल में जो काम होता है ना, सुना ध्यान से, मेडिकल में जो फिजियोलॉजी में या मेडिकल में बहुत फर्क भी है। जो मेडिकल में काम हो रहा होता है वो होता है मेडिसिन को लेकर काम कर रहे हैं, भीतर के केमिकल्स को लेकर काम कर रहे हैं, सर्जरी का काम कर रहे हैं, भीतर का बॉडी को खोल चीर पर सब करते हैं। फिजियोलॉजी का काम क्या होता है? थोड़ा इंटरनल थोड़ा एक्सटर्नल, यानी दोनों का पर्सपेक्ट को रखकर पढ़ाई होती है। आप समझे? यानी कि बाहर का साइकोलॉजी कैसा है, मनोदशा क्या होता है, यानी फिजिकल बिहेवियर भी पकड़ना है, भीतर की बॉडी को भी समझना है, भीतर की कितने सारे बीमारी उसको भी समझना है, बाहर किस किस कारण से हो रहा है उसको भी समझना है। ये ह्यूमन बॉडी का स्टडी है, फुल्ली स्टडी। तो ह्यूमन बॉडी का लोग अलग से स्टडी करने के लिए फिजियोलॉजी है, जो सिर्फ बीमारी इलाज करने के लिए स्टडी करते हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं। बात समझे क्या कह रहे हैं? हाँ, तो ये कहानी थी इसके बारे में। हाँ बोलो, क्या था? जूलॉजी तो GZOOLOGY, बोटानी BOTANY। अरे जूलॉजी बोटानी का स्पेलिंग तो आसान है। हमारी हैंडराइटिंग समझ जाएगा वो, पहले बता दे रहे हम। हैंडराइटिंग अच्छा लिखते थे, बस क्या है ना कि साइंस में जब से प्रवेश किया और यूनिवर्सिटी वगैरह में इतना हाई स्पीड में लिखना पड़ता है वगैरह, नोट्स लिखना पड़ता है, तो खराब, ऐसे ही डॉक्टर का हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। अरे भाई साहब आपको नहीं पता, साइंस में इतना कुछ लिखना पड़ता है, स्पीड में ना करते करते खराब हो जाता है। लेकिन आप लोग जब तक स्कूल सिस्टम में तब तक खराब मत करना, तब तक आपको बहुत टाइम है। खाना खाना बंद कर देना मोनी, खाना खाना बंद कर, सुबह निकालना ही है, खाना खाना बंद। अच्छा बेटा सुनिए, आपको बता रहे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी भी सबसे पहले जो शुरुआत किया गया एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। अच्छा लोग हिंदी में लोग उसको अरस्तु बोलते हैं, एज अ विश अरस्तु, लेकिन इसका एरिस्टोटल नाम है, एरिस्टोटल। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। किसको? अरे ऐसा है बाबा, यहां दिख नहीं रहा, खाली किसी में साइलेंट होता है ना, हमारे में हाँ गायब हो गया, इरेज हो गया है। ओके, एरिस्टोटल। अच्छा इनका टाइम बता दें हम आपको, ये 384 टू 322 BC, बिफोर क्राइस्ट, ये इनका जन्म और डेथ डेट है। जी हाँ, सुना ध्यान से। अच्छा एक और खास बात, एरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन पहले बता दे बाबू, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको उपाधि पहले नहीं दी गई, पहले इनको दिया गया फादर ऑफ जूलॉजी। इनका दो उपाधि दिया गया, इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी दोनों उपाधि इनके पास है,
क्योंकि इन्होंने सबसे पहला एनिमल के बारे में स्टडी किया और एनिमल को स्टडी करके दुनिया को बता दिया। तो बोला भाई साहब कि आप जीवन का स्टडी करना स्टार्ट कर दिए हो, तो पहले तो एनिमल का स्टडी भी उनको उपाधि मिल गया और लाइफ का भी मिल गया। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों एरिस्टोटल को नाम दिया। हाँ, लेकिन एरिस्टोटल का एक शिष्य था, स्टूडेंट था, सुनो ध्यान से, स्टूडेंट का नाम था थियोफ्रेस्टस। जी हाँ, उसका शिष्य था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस नाम था उसका। हम लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग लिख दे रहे हैं। इसका स्टूडेंट था, एरिस्टोटल का स्टूडेंट था ये, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। हाँ सुनो, इसको बोलते हैं गुरु महान तो गुरु का शिष्य भी महान। थियोफ्रेस्टस आगे चल करके प्लांट का स्टडी करके खोज लिए और इनको फादर ऑफ बॉटनी का नाम दिया गया। समझ में आ रहा है? फादर ऑफ बॉटनी का नाम दिया गया। तो फादर ऑफ बॉटनी उन्हीं के शिष्य थियोफ्रेस्टस लेकर चले गए, इसलिए बोलते गुरु महान तो शिष्य महान। क्या 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 बोले अभी कोई? ऐसी बात है नहीं, इतना सम्मान मत दो, अभी दिक्कत हो जाएगा हमको। ठीक है, हजम नहीं कर पाएंगे ना, डाइजेस्ट नहीं करना मुश्किल है हमारे लिए। हम इंसान है, इंसान रहने दीजिए बस। मेरा कर्म है, वो कर्म कर रहे हैं। ठीक है, बस चाहते हैं आप लोग अपना कर्म करें। ओके, क्लियर? फादर ऑफ बॉटनी किसको मिल गया? थियोफ्रेस्टस को। किसको मिला? अच्छा, इसको बता दें, ये इनका जो जन्म था ना 370 तो 285 बीसी। और वो बीसी कहानी पहले बता चुके बिफोर क्राइस्ट। हम बता दीजिए आप लोग सर ये कैसे हो सर 370 में जन्म 285 मर गया, ऐसे कैसे? उल्टा घट गया ये। तो ऐसे लोग नहीं सोचना, पहले बोल दिए बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है स्केल उल्टा भागता है। यहाँ पर एक कैलेंडर उल्टा भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे बोले सर अगर आज ऐसा होता कि मान लो कोई 2000 में जन्म लिया, ठीक है, और बोलेगा सर 1990 मर गया, बोले ये कैसे होगा? उल्टा कैसे भाग रहा है? क्योंकि पहले कैलेंडर उल्टा था। कहता बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से हो रहा था। तो ऐसा मत समझ लेना, ठीक है? आज एडी है, पहले बीसी चलता था, आज एडी, आज समय आगे भाग रहा है, लेकिन पहले का समय को काउंट करने के लिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो 370 साल ज्यादा पीछे है और 285 साल ज्यादा सामने है। मतलब यहां जन्म लिया और यहां मरा, तो टाइम उलट के देखना, समझे? श्योर नहीं? अच्छा, एक और खास बात सुनो ध्यान से। पहली बार जिन्होंने मतलब ऑर्गेनिज्म को समझकर और मेडिसिन चीजों से जुड़ा, इसको फादर ऑफ मेडिसिन नाम दिया गया। फादर ऑफ मेडिसिन। रुको तो, चलो बंद करा दिया, अभी नहीं आएगा। देखो अब स्मेल आने से कोई दिक्कत नहीं है, बोले ना हम जाकर बोल कर आए, बोले देखिए आप स्मेल तो भेज रहे हैं, बच्चों को भूख लग रहा है, आ जाएंगे दौड़कर, इसलिए दरवाजा बंद कर लीजिए, हम ही बोल कर आए हैं। स्मेल आए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खांसी झेलेंगे हमारे बच्चे, बस जो बन रहा है ना उसको मिल जाए, इतना ही बोल कर आए हम। नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए, बाकी लोग आप लोग चाहिए ना, बस ठीक है, इसलिए वो दरवाजा बंद करा दिया। अगर दोबारा अगर आया गन तो हम बच्चों को भेज देंगे। आप लोग कितना सोचते हैं हम। अच्छा सुनिए आई सुनिए, तो क्या कहा हमने? हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन ये लेकर गए थे हिपोक्रेटस। जी हाँ, हिपोक्रेटस। आई सब लोग हिपोपोटामस समझना स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हिपोक्रेट्स भी बोल सकते हैं। देखिए हिपोक्रेट्स, सेल्स को पूरा स्टडी करने से पहले हमको आसपास के टर्म्स को पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? जब तक टर्म्स को पकड़े तो मजा नहीं आएगा। बोलो क्यों? आपको मान लो कि अगर बहुत होता है ना, कभी कभी कई लोगों में घर में क्या तो बहुत सारा खाना बन रहा होता है, तो मान लो अगर आपको दाल भात एकदम सूखा दाल भात एकदम खाने में मजा नहीं आता, तो बोलते हैं सर थोड़ा सा चटनी भी ले आए, पहले थोड़ा और भी बहुत कुछ सलाद वाले ले आए, है ना? तो इसलिए सब इकट्ठा कर रहे हैं हम। आप लोग को जीवज और एक का नाम है वर्सेस अंडज। अरे बाबा सुनो, तो अंडा नहीं दिला रहे हमको, अंडज। क्या बोलेंगे? अंडज। रुको तो सही, सुनिए, ये संस्कृत का शब्द है जीवज और अंडज, बस हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। जीवज को हम लोग आज के बुक्स, इंग्लिश वाली बुक्स में इसी का नाम पढ़ेंगे, विविपेरस। अंडज का नाम है ओविपेरस। ओ से ओविपेरस, समझ में आया? आओ
अब सुनो ध्यान से, एक और है, तीसरा है जिसका नाम है ओवोविविपेरस। बहुत कुछ है, कुछ भी कर रहे हैं लोग। ओवोविविपेरस ये तीन, सुनो, हमारे पूरे लाइफ की श्रेणी में ये तीन कैटेगरी के लोग आते हैं। सुनो, ये तीन तरह के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जिसमें जीवन है। अब सुनो कैसे बता रहे हैं। कोई भी एनिमल्स जब भी किसी भी अपने जैसे नए संतान को जब जन्म देता है तो उसको जन्म देने का तीन तरीका है। उस जन्म देने में क्या होता है कि जो अंडे के रूप में जन्म देते हैं, अंडज अंडे के रूप में, एग के रूप में जन्म देते हैं, यानी उसके बाहर में प्रोटेक्टिव सेल होता है, तब उसको बोलते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं? लेकिन अगर कोई अपने बच्चे को डायरेक्ट एनिमल के रूप में जन्म दे रहे हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं डायरेक्ट एनिमल के रूप में, तो हम लोग कहते हैं विविपेरस। क्या कहते हैं? तो बताओ, ओविपेरस का एनिमल आप लोग आराम से पता चल जाएगा। सांप, स्नैक, आपके घर में कॉकरोच, छिपकली, लिजार्ड, मुर्गी, जितने भी तरह का पक्षी है सब। सुनो आई, लेकिन एक और फायदा सुनिए, लोग फिर बकवास करना शुरू कर गए। तो ओविपेरस का मतलब आप लोग सामने रहोगे ना, क्या बात हो रहा है? कौन सा रास्ता दिखा रहे हो आप ऐसे ऐसे करके? हाँ बोल दो, सारा जगह पानी भरा हुआ, ज्यादा दो ना, जा डूब जाएगी बेचारी। नाला सारा भरा हुआ है, अभी पता भी नहीं चलेगा कौन कहां गिरा। तब गायब मतलब कि उसको निकालने का मौका नहीं मिलेगा, धक्के चल गया कोई। अब सुनिए, एक और तरीका है पहचानने का। किसी भी एनिमल्स को देखकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो अंडे देगी या नहीं देगी। तो उसका कान देख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अगर उसके पास, सुनो, एक्सटर्नल ईयर, कान बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो विविपेरस एनिमल। इसके पास कान बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो ओविपेरस एनिमल है। किसका? पेड़ एनिमल है। तो वो क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एनिमल, जो दो तरीके से हमको मिल सकता है। प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एनिमल को जन्म दे, डायरेक्ट यंग बर्ड्स को जन्म दे, इसलिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों प्लांट के बारे में जिक्र ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बताओ, सांप के पास कान होता है, वो वाइब्रेशन फील करता है। और दूसरी बात, सांप को हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है, जो दिखता है ना, वो हम लोग तरह नहीं दिखता। उसको एकदम क्या करें, एक थर्मल इमेज समझते हो? थर्मल इमेज, थर्मल इमेज की तरह दिखता है। पिछली बार थर्मल इमेज बता रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आया। फिर बोले फ्री फायर कितने लोग खेले? बोले सर हम खेले। उसमें तो एक स्कोप आता है, माइक्रोस्कोप, इसमें एक स्कोप आता लगा करके, सब ग्रीन ग्रीन और इंसान लाल लाल दिखता है। हाँ देखिए, पकड़ लिए एकदम। फ्री फायर सब माहिर, वीडियो गेम में सब माहिर एकदम, जानते हैं ना। सुनिए, तो हमने आपको यही कहा कि जिसके पास कान आपको दिखाई नहीं देगा वो ओविपेरस होगा। और सांप की जो नजर होती है वो थर्मल इमेज पहचानती है, थर्मल इमेज। इसलिए सांप से छुपना असंभव है। रात के अंधेरे में आपको ढूंढ सकता है वो। अगर छुपना चाहते हो तो अपनी बॉडी की गर्मी को रोक लो, खुद को मार दो। बॉडी ठंडा कब पड़ता है? जब बॉडी की मृत्यु हो जाती है। दिखेगा नहीं उसको थर्मल इमेज। जब तक बॉडी की इमेज यानी कि गर्मी निकलती रहेगी तब तक। हाँ, एक और फायदा लिखे, कुछ स्पेशल तरीके का मिट्टी आता है। अगर वो स्पेशल तरीके का मिट्टी अगर आपने अपनी बॉडी पर लगा लिया तो मिट्टी क्या करेगी, वो सारी मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर हीट निकलने देती है। इससे क्या होगा कि सांप आपको देख नहीं पाएगा, समझे? और नॉर्मल मिट्टी भी काम करती है। तो सपोज कि आप किसी जंगल में हो और कोई सांप अगर आपका पीछा कर रहा है तो सबसे पहले बात है उसकी आपकी सांसें भी वो सुन सकता है। सब वाइब्रेट करती है उसकी बॉडी, कान से नहीं, पूरी बॉडी से सेंस करती है वो। और सांप की खास बात हमेशा देखना, उसका जो टंग है फ्लिक करती है। फ्लिक मतलब होता है वाइब्रेट करती है, बार 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 बार, मतलब आगे पीछे निकल, जैसे मुंह निकल रहा था। ठीक है, बिल्कुल जैसे कैसे जीभ लपलपाई वैसे, है ना। तो सुनिए, जीभ का निकालना भी एक संदेश है, बताते हैं क्यों। कोई भी सांप या स्नेक अपनी जीभ को बार बार इसलिए भी निकालती है, दैट बिकॉज कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके पहचानती है। उसकी जीभ हमेशा उसको मदद करता है क्लाइमेट को परखने में और समझने में। विदाउट जीभ निकाले वो अपनी क्लाइमेट के आसपास के एरिया को सेंस नहीं कर पाएगी, पहचान ही नहीं पाती है। इसलिए वो हमेशा टंग निकालती है। टंग्स में उसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ कुछ सेंसरी बर्ड्स होता है उसके पास में, बस उसे पकड़ लेती है। बात समझे? क्लियर? तो एक हो गया ओविपेरस, पूरी बर्ड्स ले लो आप, सब एग्जांपल है। विविपेरस जिसके कान दिखते हैं। चूहा अंडा देगा?
डायरेक्ट एनिमल देगा ना, यानी एग्जैक्टली विविपेरस। सुना ध्यान से, बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में हम लोग किसी माँ के शिशु यानी बच्चे को बहुत सारा नाम देते हैं। अभी आपको बता दे रहे कितना सारा नाम से बोलेंगे, लेकिन सबका यूज अलग अलग है, पर बता रहे सबका मतलब एक ही होगा। देखो ध्यान से, यानी हमने कहा कोई मदर है, उस मदर का कोई संतान, कोई बच्चा, चाहे बेटा हो बेटी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर सुनो, शॉर्ट में उसको बेबी बोलते हैं ना, बेबी, पता नहीं है, ठीक है। तो कई लोग बेबी बोलते थे। तो हमारे दोस्त का ऐसी कुछ एक मामा बन गया हमारा दोस्त बहुत सालों पहले। तो हमने उससे पूछा घर में किसका जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म होगा, खाली बोला बच्चे जन्म हुआ। अरे बाबा, पूछे बेबी ना बाबा, तो बोला नया शब्द इजाद करे, बोला हाँ बोल दिया, बाबा मतलब बॉय, बेबी मतलब फीमेल, हालांकि बेबी मतलब छोटा बच्चा होता, नवजात शिशु। सुनिए, हम लोग इस बच्चों को बेबी बोल सकते हैं, और भी कई नाम है बायोलॉजी में बता रहे हैं। इसको हम लोग यंग वंस भी बोलते हैं, यंग वंस, नाम देख रहे हो। और भी नाम देते हैं इसको हम लोग इन्फेंट भी नाम देते हैं, इन्फेंट, ठीक है। और भी कई सारे नाम देते हैं, इन्फेंशी, बहुत सारे नाम है। जायगोट, हालांकि तो भीतर हो गया, अभी नहीं दे रहे इसको, एम्ब्रायो जायगोट भीतर हो जाएगा। और भी नाम है, और क्या नाम बोलो तो बोल रहे हैं हम, और क्या नाम है बायोलॉजी में, और भी नाम था, कई से बताए थे पहले हम, मेरे दिमाग से भी निकल जाता है। इन्फेंट हो गया, यंग वंस हो गया, इन्फेंसी हो गया, और क्या था, चाइल्ड वगैरह तो है ही है, तो जानते ही है। और और कोई नाम बोलो, याद हो किसी को तो, भूल गए, अभी याद नहीं आ रहा है, और होगा तो बता देगा आपको। इतना तो बोलते हैं कि आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यंग वंस, इन्फेंट, प्रोजेनी, अभी याद आया, प्रोजेनी ये भी बोलते हैं, ये जेनेटिक्स में यूज करते हैं, जेनेटिक्स में प्रोजेनी यूज करते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो छोटे बच्चे के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये तो बताया नहीं, ओविविपेरस, सुनो, ओवोविविपेरस, ये ऐसे एनिमल है जो ओविपेरस भी है और विविपेरस भी है। मतलब पता समझा रहे, इसका इकलौता एग्जांपल है शार्क। कौन है, ब्लू व्हेल अलग होता है, शार्क अलग होता है। शार्क ओविपेरस और विविपेरस दोनों है, दैट इज ओवोविविपेरस है। वो अपने, सुनो ध्यान से, जो अपने बच्चे को डायरेक्ट वॉर्म में रखकर जन्म लेती है उसको बोलते हैं विविपेरस। जो बाहर जन्म लेती है अंडे के रूप में उसको बोलेंगे ओविपेरस। लेकिन जो दोनों काम करें, समझा रहे कैसे, शार्क क्या करती है, अपने वॉर्म के अंदर, वॉर्म मतलब होता है कि अपने, क्या बोले, पेट बोले नहीं, पेट बोला गलत होगा, ठीक है, पेट बोला, पेट में खाना जाता है, ठीक है, बच्चा जन्म नहीं लेता है वो खाना के लिए, वो पेट अलग होता है, वॉर्म अलग होता है, ठीक है। तो वॉर्म हम लोग यूटेरस बोल सकते नहीं, यूरेटस बोल सकते हैं, नहीं, गर्भ, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, जब मदर के वॉर्म में ये रहता है शार्क, तो मदर के वॉर्म, इसको वॉर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब वॉर्म में रहता है तो शार्क का जो बेबी होता है ना, वो एक पैकेट के रूप में बंद रहता है, ऐसे एक पैकेट के रूप में ऐसे बंद रहता है। अभी भी अंदर ग्रो कर रही होती है, एकदम फुली शील्ड रहेगा, एकदम, समझ में आ रहा है। और पूरी समय तक, सालों साल लगते हैं उसमें, पूरी समय तक बेबी इसी अंडे की तरह पाउच में ग्रो करेगा, लेकिन इस पाउच को शार्क कभी बाहर नहीं निकालेंगे। एक खास बात होती है, ये समझो कि जब जन्म होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस समय क्या होगा कि उस समय शार्क की जो बेबी होगी वो डायरेक्ट पाउच को फट करके बाहर आएगी, यानी जैसे अंडा टूटकर पक्षी निकलता है, बिल्कुल उस तरह से। यानी ये अंडे वाला भी काम, शेल वाला भी काम कर रही है, और विविपेरस भी कर रही है, दोनों कर रही है। इसलिए शार्क को ओवोविविपेरस के कैटेगरी में रखा गया। बुक्स में अवेलेबल नहीं होता ये सब डेटा ओवोविविपेरस, हाँ, लेकिन इसके बारे में होता है, कभी कभी इसका नाम होता है, इसका बता दिए, ये एक्स्ट्रा था, इसको समझा दिए, समझे। और क्या बोलने वाले थे, भूल गए, हाँ, कुछ तो और बोलने वाले थे हम, हाँ सुनिए, सेल्स के खोज में कुछ साइंटिस्ट लोग ना बच्चों की तरह काम करते हैं। जी हाँ, सुनिए, आप किसी छोटे से बच्चे को खिलौना दे दो, वो खिलौने का क्या करेगा, 2-3 घंटे, 2 दिन 3 दिन, देखो ये लोग ऐसे खेल रहे हैं, हम यहाँ बात बता रहे हैं, लोगों को चिनाचिनी कर रहे हैं, क्या बोल के गए अभी हम, क्या बोल के गए, इसलिए पिटती है ये बोल के गए हैं। अभी हम साइंटिस्ट के बारे में छेड़े बात, क्या बोले, अब तो बात करें तो चपेट चपेट लगा देंगे, बता दोनों को। सुनो, फालतू गल लाल लग गया, दीदी इधर में छाप लग गया, तो 5 उंगली 4 उंगली का, घर में पूछे ये क्या हुआ, तो कुछ नहीं, सर का प्यार है, कुछ नहीं है, खाली छोटा सा है, घसते हो घर चल जाएंगे, तो इसे सुन लीजिए। अभी सुनो, तो अगर आप छोटे से बच्चों को अगर आप खिलौना दे दोगे तो छोटा सा बच्चा 2 दिन 3 दिन खेलेगा,
घर में बच्चे को जितना भी खिलौना दे दो, वो खिलौना फेंक ही देता है। उसको क्या गले में आएगा, वो घर का सामान से खेलेगा, उधर पाउडर का डब्बा, उधर वैसलीन का डब्बा, उसको लाइटर थमा दो, कुछ भी। यानी खिलौना छोड़कर बच्चों को बाकी सारे सामान से प्रेम होता। उसको कटोरी थमा दो, थाली चम्मच बैठ के पीते रहेगा। घर के बच्चे भारत कैसे होते, खिलौनों से कम खेलते हैं, बाकी सामानों से। हम तो बोलते हैं माता पिता पागल ही, जितना सारा खिलौना ला के देते हैं उसको ढंढून वाला काम पसंद है उसको। कटोरी दे दो, कटोरी बजा रहे बैठकर, चम्मच दे दो, थाली दे दो, कुछ भी दे दो, गिलास दे दो, नींबू दे दो, कुछ भी, सब्जी दे दो, एकदम बैठ करके उधेड़ के खा जाएगा वो। तो जिस तरह से एक बच्चा, अगर आप खिलौना ला कर दोगे ना, तो खिलौना 2 दिन 3 दिन सप्ताह भर खेलेगा। खेलने वाला पता क्या करेगा, मान लो गाड़ी ला के दिया आपने, वो गाड़ी लेगा, उसका चक्का निकालेगा, कहाँ लगा हुआ चक्का देखे थे नहीं, चक्का उधेड़ दिया, दोनों उखड़ दिया। अब चक्का जिस रॉड में लगा उसको भी खोल दिया, अब उखड़ के वो कान में घुसा रहा इधर। मम्मी आई, क्या हुआ, पता चला कान में घुसा दिया, कुछ छिलुल लिया, एकदम खून निकल रहा है। बच्चे खुरापाती होते ही हैं, ऐसे नहीं बोलते तुम। बच्चों कुछ लड़कियां भी होती है, नाम रखते गुड़िया, बोलते गुड़िया नहीं, आफत के पुड़िया। सुनो, हम क्यों बता रहे हैं ऐसा, गाड़ी का कांच होगा तोड़ देंगे, नीचे का जो अरेंजमेंट होगा बॉर्डर उसको निकाल देंगे, ऊपर का खिड़की तोड़ देंगे, इसे तोड़ तार करके बराबर कर दिए। मम्मी आकर देखिए, बोले कहाँ गया खिलौना, देख रहे एक पार्ट इधर है, मम्मी झाड़ू लगाएगी, इधर एक पार्ट, एक उधर पार्ट, एक इधर, सब अलग अलग कोना में है, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसी बच्चे को सामने बोलो सारी खिलौने का पार्ट एक जगह इकट्ठा करके ला कर दो और बोलो जोड़ के दिखाओ, हमको नहीं आता सब, हमको तोड़ना मजा आता है, जोड़ना मेरा काम नहीं है। तो बचपन से जो हरकत बच्चे करता है ना, वही हरकत साइंटिस्ट भी करते हैं। पहले क्या, सुनो, हमारे जो साइंटिस्ट ने जब सेल का खोज कर रहे थे, सेल का हर पार्ट पुर्जा, हर नट बल्टू सब खोल खाल के दम चक्का को सब निकाल के सीख लिए। सेल के अंदर हर पार्ट पुर्जा निकाल कर सीख लिए। उसको बोल दो कि सबको जोड़ दो, जोड़ के एक नया सेल बना दो, इज नहीं आता हमको काम। आज तक हमारे साइंटिस्ट एक सेल को निर्माण नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, तोड़ताड़ तो दिए, जोड़ नहीं सकते। तो बच्चे बताओ, साइंटिस्ट बच्चों की तरह नहीं काम करते हैं, तोड़ताड़ के सब पता कर लिए, भीतर से भीतर घुस गए, बस उसको बोलो जोड़ने के लिए, नहीं आता वो काम, जोड़ना नहीं आता। लेकिन हाँ, एक बात सच्चाई भी है, लाइफ ने अगर ये उनको दिया है कि अगर उसको जोड़ने नहीं दिया जा रहा है तो समझ जाना लाइफ का इसके पीछे भी एक मकसद है। अगर किसी इंसान ने लाइफ को बना दिया, लाइफ को क्रिएट कर लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कवरी होगा, समझ रहे हो, वो इंसान अमरत्व को हासिल कर सकता है, अमर हो सकता है वो। दूसरी बात, वो ऐसे ऐसे चीजों को बना सकता है जो आप विश्वास नहीं कर सकते हो। किसी ने अगर सेल को क्रिएट कर लिया ना, तो जन्म से हमने बताया था ना, जो ब्रह्मा का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, लेकिन आपके सेल के अंदर जो डीएनए बैठा हुआ है ना, उसको मिटाना मुश्किल है, नामुमकिन है। डीएनए में जो लिखा रहता है वही होता है आपकी जिंदगी में। आगे की कहानी समझाएंगे सेल की कहानी में। लाइफ का छोटा मोटा कहानी नहीं है, ये आपका वो कहानी बताने जा रहे हैं आपको जो पूरी जीवन समझ में आपको पूरा जीवन काम आएगा। आपके डीएनए पे जो लिखा रहता है वही होता है। आपको बीमारी भी किस समय, किस साल, कितनी उम्र में होगी, ये बात भी डीएनए पर लिखा रहता है। किस चीज से आपको एलर्जी है, कौन सा दवाई खाने से आप ठीक हो जाएंगे, वो सारी बात लिखा हुआ है। सर दवाई का नाम कैसे लिखा हो सकता है, वो तो इंसान ने बनाया। अरे गधों, इंसानों ने जो दवाई बनाया केमिकल्स को लेकर बनाया। अब केमिकल्स, वो केमिकल्स किस चीज को एक्सेप्ट करेगा, वो केमिकल्स वहां बैठ कर लिखा हुआ है, केमिकल्स का फॉर्मेट लिखा हुआ है। इंसानों ने उसको नाम दिया समझ के, तो इंसानों ने दवाइयों का कंपनी का नाम दिया है, मेडिसिन केमिकल्स का नहीं। केमिकल्स वही लगाना पड़ेगा, भले हम लोग समझने के लिए अपना नाम दिए हैं, उसको कंपोनेंट्स वही सेम रहेगा। इसलिए डीएनए पर आप सोच नहीं सकते। अगर सेल, साइंटिस्ट ने अगर सेल बना लिया अपना, तो पता क्या करेगा वो जाएगा जंगल ढूंढेगा, बोलेगा हमको एक बॉडीगार्ड चाहिए सबसे पहला, बोलेगा ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है। खुरापाती दिमाग तो कुछ भी करेगा। गया जाएगा शेर में, सुना है शेर बहुत ताकतवर होता है ना, तो शेरनी और शेर का दोनों का एकदम डीएनए लेकर उठा के लेकर आएगा, डीएनए टुकड़ा उठा के लेगा, सेल में उसको डाल देगा। लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी का भी सेल डीएनए उठा के लेगा, उसमें डाल देगा। सांप लचीला होता है, ऐसे भागता है, उसका भी डीएनए उठा के डाल देगा। कोई सूंघने में तेज होता है, उसका डीएनए उठा के ला के डाल देगा। कोई मजबूत होता है, पहाड़ जैसा बॉडी, हाथी, उसका डीएनए लाके डाल देगा सेल में। सब डाल करके ऐसा डीएनए का मिश्रण बनाएगा। अब जो ऑर्गेनिज्म तैयार होगा वो सबसे बड़ा खूंखार होगा, इंसानों से पल्ले जोड़े, इंसान उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए नेचर ने बहुत कुछ खोज पर पाबंदी लगा के रखी है, समझ रहे हो, ऐसा ना हो जाए, वरना पहले मानव समाज का ही विनाश करेगा। एकदम सही, जो साइंटिस्ट ने बनाया उसकी बुद्धि नहीं, इतना सारा दिमाग अब लोगों से सीखेगा, झूठ फरेब, बस खत्म। अभी तुमने मुझे बनाया, अब हम तुमको बनाने वाले के पास भेज रहे हैं, तो पहले उसी को खून करेगा वो और अपने ऐसा और बनाएगा, बस दुनिया खत्म। इसी का एक छोटा सा डेमो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंसान बना रहे हैं हम लोग। आज हम लोग एआई को खूब करके बना रहे हैं बढ़िया से। अगर जिस दिन कंट्रोल से बाहर हुआ
लोगों ने गलत यूज किया, क्योंकि एआई हम लोगों से सीखता है। एक इंसान जितना खुरापाती और नेगेटिव माइंडेड होता है, उस सबका नेगेटिव चीज अगर ले लिया एआई ने, समझ जाओ एआई कितना ताकतवर होगा। और ये एआई हमारे खिलाफ ही काम करेगा, अपना वंशज चलाएगा। मशीनों का दुनिया, सिर्फ मशीनें रहेंगी, नो लाइफ। अब ना ही मशीनों को ऑक्सीजन का डर है, ना उसको पानी चाहिए। अब बिजली तो भाई उसको बस निकाल लेगा वो बहुत सारे उपाय से, बहुत तरीका उसको पता है। सन रहे ना रहे वो निकाल लेगा, बिना सन के भी निकाल लेगा मशीनें। बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे तरीके से वो निकाल लेगा बिजली, समझे। चाहे उसको अर्थ ग्राउंड क्यों ना रहना पड़े, वो टेम्परेचर भी झेल सकता है, बारिश बर्फ सब झेल सकता है, कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। किसी दूसरा प्लैनेट पे चला जाएगा, किसी दूसरा जगह पे जाएगा, मरेगा भी नहीं वो। अमर ऐसी है, चाहे जितना साल लगे, हाई स्पीड बना सकता है कुछ भी। तो इमेजिन कर रहे हो, अगर मशीनों का अगर दुनिया तैयार हो गया तो बेनिफिशियल है, लेकिन कमांड देना अच्छा आना चाहिए। एआई गलत कदम तभी उठाएगा जब इंसान उसको उठाने देगा, यानी हमारी गलत सोच। हर इंसान अच्छा सोचे ये संभव नहीं है, इसलिए अच्छे सोचने वाले के पास ही एआई का यूज रहना चाहिए। जो गलत सोच रहा है, अगर उसके पास एआई चला गया तो एआई आपकी गलत सोच से सीखेगा और आप पर अटैक करेगा। ये सच्चाई है। इसलिए कहते हैं डेटा इज अ न्यू फ्यूल, और अपना डेटा को संभाल कर रखिए। आपके जीवन का एक एक डेटा आपके लिए कीमती है। लोग कोई भी पोस्ट स्टेटस जो भी लगा रहे होते हैं अपने फैमिली से रिलेटेड, अपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई सुई भी लेता है तो दिखाता है देखो हम सुई लिए सर्टिफिकेट, कोई नया आधार कार्ड बनाता है दिखाता है देखो हम आधार कार्ड, कोई वोट भी देता तो वोटर आईडी कार्ड के साथ दिखाता है वोट किया, देखो वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है। बताना क्या चाहते हो आप? एक बात आप ही वोट दे रहे हो, आपने उंगली दिखाया, इट्स ओके, समझ में आया, उंगली से कुछ पहचान लेगा वो, वोट दिया दिखाएगा वोट देना चाहिए, बट साथ में वोटर आईडी कार्ड दिखा रहा है, ये क्या है? अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कहीं भी ना करें। किसी जेरॉक्स दुकान में जाते हैं तो वहां भी यूज ना करें। क्या मतलब हो रहा है? अगर गलती से भी एक्स्ट्रा जेरॉक्स निकल जाता है, उस आधार कार्ड या चीजों को यूज ना करें, मतलब उसको वापस ले लें या उसको फाड़ कर फेंकने को लें। बहुत सारी चीजें हैं, जितनी सारी बात को, लेकिन हाँ, हालांकि प्रोटेक्शन बहुत सारा बढ़ा है, लेकिन क्या करें, चोरी बढ़ा गया है। बहुत सारा चीज है भी, जैसे सबसे पहले आपका फोन, आपका सिम कार्ड, मैक्सिमम चीज जुड़ा हुआ है। आपका एक सिम कार्ड, एक गलत ओटीपी आपको बर्बाद कर सकता है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी है। आपका बैंक का डिटेल्स से लेकर आपका आधार कार्ड का डिटेल्स आपके सिम से जुड़ा रहता है, एक पलक झपकते के साथ ले सकता है। आप लोग कोई भी एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हो, परमिशन देने के लिए सबको ग्रांट कर देते हो। सबसे बड़ा एकदम ट्रू कॉलर बैठा रहता है, उसको पता नहीं क्यों डालता है, एकदम डालता भी तो लोग यूज नहीं करना जानते। हम भी यूज करते हैं ट्रू कॉलर का, हम भी रखते हैं, परमिशन नहीं दिए, हमसे मांगा ट्रू कॉलर, बोलता हम आपका कैमरा देखना चाहते हैं, कैमरे का परमिशन दीजिए। हम बोले काहे बे, तू कैमरा क्या करेगा, लेगा तुम्हारा काम ट्रू कॉलर, सच्चाई बता, मेरा सच्चाई मत मांग। परमिशन मांग, कैमरा का डिनाई कर दिए, बोलते खोलने नहीं देंगे, मत खोल मत खोल। सेटिंग में जाकर बहुत सारे परमिशन हटा दिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगा, हम लिमिटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट दिए। हमारा एसएमएस का डिमांड मांग रहा था, मैसेज बोला कि डिफॉल्ट सेट कर दो, हमने कहा डिफॉल्ट सेट तो नहीं करेंगे, मेरी मर्जी चलेगी, मेरे फोन में तुम्हारा हक चलेगा। तो सेटिंग में बहुत सारी चीज होता है एप्लीकेशन, इसलिए आप जब भी फोन का यूज करें तो किसी भी एप्लीकेशन को धक 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 टिक 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 मार चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड आपको खोलना है, भीतर घुसना है बस। अब भीतर घुसने से पहले एप्लीकेशन अच्छा से जानता है, इसलिए तो पहले परमिशन मांग लेता हूं। जिसको जरूरत पड़ा है तभी प्ले स्टोर डाउनलोड करके खोला है, अब इसको खोलना जरूरी है। तो जितना भी सामने रुकावट डालेंगे ना, खट 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 परमिशन देते जाएगा, उसको खोलना जरूरी है, लेकिन सोचते नहीं है। ये परमिशन ही आपको बर्बाद करती है। यही परमिशन है जो आपके ओटीपीज देख लेती है, आप तक पहुंचने से पहले ट्रू कॉलर के पास ओटीपी चला जाता है। यही वो दुनिया है, एआई इसको बोलते हैं, जो हर चीज आपके घर में इतने, कोई भी जगह कमी हो रहा है वो आपको दिखा देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा वो। खैर वो अलग सी बात है, खुलकर चीजों पर लौट आते हैं, है ना। तो हमने ये कहा कि आज भी सेल्स को बनाने के लिए साइंटिस्ट उम्र पड़े हैं, लेकिन आज भी कोई भी सेल्स को क्रिएट कर नहीं पा रहा है, कोई बना ही नहीं पा रहा आज भी सेल्स को। जिस सेल्स की ये कहानी थी, सेल्स को आज कोई नहीं बना पा रहा है। ठीक है, अगर बना लिया तो भाई तो भूचाल आ जाएगा, इसे ना बने तो बेहतर है, सेल छुपा रहे। आज बस हम इस बात को लेकर पढ़ा के खाली खत्म कर दे रहे हैं। हम जो पहले तरह का जो सेल था, यानी जो झोपड़पट्टी थी, वो झोपड़पट्टी दिखती कैसी थी, बस उसको दिखाकर हम आपको छोड़ दे रहे हैं। आइए सुनो, सेल की दुनिया, सबसे पहला जो सेल्स था वो बहुत ही बेचारा लो क्वालिटी, यानी क्या बोले हम, गरीब जमाने का सेल था वो। ये देखिए, देखो अभी जो नया वाला सेल है ना, उसको बारे में नहीं बता रहे हम, वो अभी अलग है वो। तो एक नाम था प्रोकैरियोटिक और एक नाम है यूकैरियोटिक। क्या नाम है? गौर करना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, क्या नाम है? प्रिमिटिव मतलब पुराना, पहले वाला। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? जिस तरह से
हर चीजों को चलाने के लिए ब्रेन की जरूरत पड़ता है, उस तरह से हर सेल्स को चलाने के लिए भी उसके बीच में एक न्यूक्लियस का जरूरत पड़ता है। किसका? जी हाँ, न्यूक्लियस की जरूरत पड़ता है। ये न्यूक्लियस कुछ और नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए बैठा रहता है, बॉस मॉलिक्यूल। इसका नाम है बॉस मॉलिक्यूल, हम इसको बॉस मॉलिक्यूल बोलते हैं। बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी भाषा है, ठीक है? तो हम इसको बॉस मॉलिक्यूल बोलते हैं। इससे बड़ा बॉस कोई नहीं है सेल्स के अंदर, यही है सब कुछ, यही कमांड देता है। तो ऐसा न्यूक्लियस, सुना ध्यान से। अच्छा, यू का यहां भी समझा दे रहे हैं। यू का मतलब होता है न्यू, लेटेस्ट। कैरियोटिक का मतलब होता है, अच्छा, लेटेस्ट या एडवांस। और कैरियोटिक का मतलब होता है अगेन न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, यानी न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, ठीक है? अब देखिए, सुनो ध्यान से। पुराना न्यूक्लियस जिसके पास हो, प्रिमिटिव, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। नया न्यूक्लियस जिसके पास हो, न्यू, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है समझा रहे हैं। एक ऐसा न्यूक्लियस, समझा, सुना ध्यान से, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक में जो नहीं होता है। यूकैरियोटिक तभी बोलते हैं इसके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और इसके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के पास में डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव या डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कोई पूछेगा प्रोकैरियोटिक क्या है, तो बोलना क्या, सेल विच हैज या विच डोंट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बात समझ रहे हो? आप कईयों को समझ में नहीं, सर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है समझा रहे हैं आपको। मान लो एक इंसान है जिसके पास देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, खाने के लिए मुंह है, बोलने के लिए, पचाने के लिए पेट है, यार पॉकेट नहीं है, ये पेट है, ठीक है, करने के लिए हाथ है, सब कुछ है। यानी एक ऐसा बॉडी जिस बॉडी में जो होना चाहिए वो सब है, दिमाग भी है, ठीक है, पैर भी है, सब कुछ है, सब सही सलामत है। तो इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड, सब कुछ है इसके पास, तो बोलेंगे क्या, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ह्यूमन, वेल डिफाइंड इंसान। लेकिन अगर हम एक ऐसा लेकर आ जाए एक इंसान के बारे में, एक हाथ ही नहीं है, लंगड़ा लूला है ना, है ना, एक आंख नहीं है, एक आंखें फूटा हुआ है, एक कान नहीं है, बस समझे, कान है भी तो टेढ़ा है, बस समझ रहे हो? यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई ना कोई पार्ट्स मिसिंग है, पूरा संपूर्ण नहीं, वो कंप्लीट नहीं है, मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? उसी तरीके से जो यूकैरियोटिक के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डिफाइंड होता है, बढ़िया दिखता है, बट इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं बना होता ठीक से, डीएनए बाहर घूम रहा होता है। सच्चाई है। दो तरह की कंपनी है। आज की कंपनी में जो बॉस होता है ना, बॉस का कैबिन होता है, कैबिन के अंदर है, बॉस बैठता है, अब बिना मैनेजर के परमिशन से कैबिन में कोई भी नहीं घुस सकता है, घुस सकता है क्या? नहीं, समझ रहे हो ना? लेकिन पहले के टाइम पर जो कंपनी का मालिक था ना, वो स्टाफ लोगों के साथ ही पगड़ी बांध करके काम कर रहा है। कोई आया बोला इस कंपनी का मालिक से मिलना है, मैं ही हूं, बोलो, सामने से माथा में पगड़ी बांध के रखा, वो पहचान में नहीं, हाथ दूध काला एकदम, काम कर रहा है, गिराज मान लो, और समझे? यानी जो मजदूरों के साथ काम कर रहा है, मिलकर काम कर रहा है। तो पहले के जो बॉस थे वो ऐसे थे। आज जैसे जैसे बिल्डिंग बड़ा हुआ, बॉस आज कोई काम ही नहीं कर रहा, बैठ खाली सिग्नेचर करता है, हाँ खाली अंडरस्टैंडिंग काम करता है, लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता है। कंपनी का पूरा भार तो बॉस पे डिपेंड करता है, वो किस इंस्ट्रक्शन को कहां पर देगा, किस काम को कहां से कराएगा, इस बात का ध्यान रखता है वो, ठीक है? तो जो पहले का बॉस था क्या, मिलजुल के काम करता था, हंसी मजाक, खेलना उठना बैठना सब, तो काम बॉस स्मूथ चलता था, प्रॉब्लम कम आती थी। आज जहां पर बॉस कंपनी यानी कि एक अपने आप को दायरा एक रूम के अंदर बंद कर दिया, बॉस भी पागल हो जाता था, और बॉस जिस पे गुस्सा करता है ना बॉस, उसका स्टाफ भी पागल हो जाता था प्रेशर से, बिकॉज कनेक्शन नहीं है अच्छा, से मजा नहीं आता जॉब करने में, लोगों को बोझ ही लगेगा। ये सच्चाई भी है, इसलिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। तभी तो भगवद गीता बोलती है प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन बिफोर करेक्शन। किसी को करेक्ट करना तो पहले कनेक्ट कर लो, समझे? सवाल कीजिएगा। इसलिए तुम्हारे साथ घुलते मिलते पढ़ाते रहता, हम खुद ही बोलते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी है, अरे नहीं बोलेंगे तो कैसे समझाएगा बाबा? हम आज भी खुद के नजर में है, दैट बिकॉज आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। हम यही सोचते, अगर आपके अगर जगह पे हम बैठे रहते तो हम क्या करते हैं, हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं? कुछ यही कर रहे हैं कि आपको अपनी भाषा सिखाते हैं। समझ में आया? वेल डिफाइंड क्या होता है? जो वेल डिफाइंड उसको बोलेंगे हम लोग जिसके पास सब कुछ है, और वेल डिफाइंड जो नहीं है, मतलब उसका हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, मतलब कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, मतलब उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो पहले का झोपड़पट्टी ऐसा ही था, उसमें किचन नहीं है, उसमें बेडरूम नहीं है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है, समझे? लेकिन आज तो सब कुछ है, आज सब कुछ बना के रखा गया। तो इसलिए पहले का जो प्रोकैरियोटिक सेल्स था उसके पास
उसका जो बॉस था वो कैबिन में नहीं बाहर ही घूमता था और लंबा, ये देखो इसका बॉस है। ये क्या है? इसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए का और सच्चाई बताएंगे आगे चलकर, अभी बस ना समझ लो। हाँ, खाली इसका फुल फॉर्म अगर ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, हम सच्चाई बताएंगे कैसे नाम है इसका। पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहिए को तो याद ही होगा, दिक्कत नहीं है। तो ये डीएनए घूम रहा है, लंबा डीएनए होता है, थोड़ा सराउंडेड होता है, कर्ली टाइप ऑफ, ऐसा घूम रहा होता है। सेल्स के अंदर में एक पानी जैसा वाटर, याद रखना सेल्स भी वाटर से बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। फिर से बोल रहे हैं मधु, हेड ऊपर। ये क्या है? ये क्या? ये डीएनए है, दिख रहा है, पता चला आपको? ध्यान दो, पता है ये डीएनए पूरा सेल के अंदर तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता है। कहां तैरता है? बिकॉज हर सेल्स का जो जीवन होता है ना, वो जीवन होता है उसके प्लाज्मा में। गौर करना, उसके प्लाज्मा में, नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है जीवन का रूप, यही है वो केमिकल जहां सर्वाइव करता है जीवन, लाइफ। और ये प्रोटोप्लाज्म दो चीज से मिलकर बनती है, सुनो ध्यान से। प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। यहां बॉस मॉलिक्यूल, अब बॉस जहां तैर रही है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। कैसा होता है ये? एक पानी जैसा वाटरी फ्लूइड। मधु कैसा होता है ये? यानी इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है, चिपचिपा सा होता है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा होता है, जो पूरी सेल्स में बिखरी रहती है, पूरी सेल्स में। अब इसी के ऊपर में क्या एकदम तैर रहा होता है डीएनए, ये फ्लूइड है, ठीक है, मोशन भागता रहती है एकदम, ये फ्लूइड है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? एग्जैक्टली। यानी हम बोल सकते हैं सेल के अंदर में जो प्लाज्मा होता है, बस समझे, प्लाज्मा समझ रहे हो ना, प्लाज्मा जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? बोलना नहीं एकदम, साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और साइटोप्लाज्म और जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहां न्यूक्लियस तो ही नहीं, इसका न्यूक्लियस खुला है। वो कौन है? वो डीएनए, यही उसका न्यूक्लियस, बस वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब बॉस के लिए कैबिन नहीं बना हुआ है, इसलिए बोलते वेल डिफाइंड नहीं है, सजा हुआ नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, तो यही इसका डीएनए है। इसलिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। क्या ये? प्रोटोप्लाज्म। यही है प्रोटो, लाइफ का प्रतीक, प्रोटोप्लाज्म। सेल्स में यही दो चीज नहीं बना पाते हैं साइंटिस्ट, बस समझे। और सुनिए ध्यान से, इसके अंदर में कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, देखो दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं हम। ये जो मॉलिक्यूल पूरा बिखरे, तो पूरा साइटोप्लाज्म ऐसे बिखरा रहेगा। ये पता है क्या है? ये वो मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, यानी इसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है इसका? राइबोसोम नाम है इसका। जितना भी सब दिखा रहे मॉलिक्यूल्स का नाम है राइबोसोम। दोस्ती कर लो इससे, राइबोसोम से। ये प्रोटीन मेकर मशीन। क्या कह रहे हैं इसको? प्रोटीन मेकर मशीन। समझ में आ रहा है? वही बात है। अब जैसे मान लो सोशल मीडिया चलती है, तो सोशल मीडिया आपको कहां से मिलता है? फोन से। तो बोलेंगे देखो इसका नाम है स्मार्टफोन, मान लो वैसे दिखा रहे, कैलकुलेटर है, समझ लो, इसका नाम है स्मार्टफोन। इसके अंदर यानी ये जो यूज करके दे रही है वो है सोशल मीडिया। उसी तरीके से ये है राइबोसोम, एक मशीन है जो प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? तो ये प्रोटीन मेकर मशीन है ये। बस इतना ही। और हाँ, एक और सबसे याद सुना ध्यान से, जो सेल के साइटोप्लाज्म को घेरे, यानी जो, अब बताओ अगर ये सेल खुला रहेगा, कोई खेत है, कोई खेत में अपना बाउंड्री नहीं बांधा है, तो भाई सब खेत किसकी हो गई? फिर जिसके जुड़ेगा सब जोड़ लेगा। तो यानी कहने मतलब कोई खेत है तो खेत को बताने के लिए बाउंड्री घेरते हैं। उसी तरीके से सेल्स के बाउंड्री का भी नाम है। सेल्स की बाउंड्री क्यों घेर रही है? दैट बिकॉज साइटोप्लाज्म बाहर ना आ जाए, डीएनए बाहर ना आ जाए, राइबोसोम बाहर ना आ जाए। तो जो साइटोप्लाज्म यानी इस प्लाज्मा को जो घेर कर रखती है, बांध कर रखती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? बोला नहीं, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? जी हाँ, सेल को घेरने वाले लेयर का नाम सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही का नाम है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? बोला नहीं। और हर सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। अगर वो सेल्स है मतलब उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। ये बात पूरी फिक्स है, अटल सत्य, अखंड सत्य, नहीं बदल सकता। सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, सेल है सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल है तो न्यूक्लियस मिलेगा, बात समझे, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। ये सच्चाई है। क्लियर? समझ में आया? तो ये था आपका गरीब घर। अमीर घर बाकी है, अमीर घर की कहानी लंबी है जो आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। ये आपका गरीब घर खत्म हो गया। क्लियर है? तो बता, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यानी पुराना मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब न्यू, लेटेस्ट, एडवांस, कैरियोटिक का मतलब
एकदम सही। तो बताओ सेल को घेरने वाले लेयर का नाम? बहुत बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन जिसमें जीवन पलती है उसका नाम? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कितने चीज से बनती है? दो चीज से, एक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है? यहाँ पर डीएनए बाहर घूमता है ना, ये है डीएनए। ये क्या दिख रहा है? हाँ, ऐसा सुनो, आप लोग एक काम करोगे, यहां लिख दोगे ना लॉन्ग डीएनए। लॉन्ग डीएनए क्योंकि इसमें लंबा डीएनए मिलता है प्रोकैरियोटिक में। और यहाँ प्रोटीन बनाने के लिए एक मशीन है, उस मशीन का नाम राइबोसोम। बोला नहीं, राइबोसोम ये प्रोटीन बनाने वाली मशीन है। और ये राइबोसोम आप लोगों के सेल्स के अंदर भी है, समझे? तो आप लोगों के सेल्स के अंदर में पता है राइबो क्यों है जरूरी? बिकॉज डीएनए भी खुद प्रोटीन का बना हुआ है। अगर डीएनए को कुछ हुक्म देना पड़ता है, कुछ भी सलाह, कुछ हुक्म देना पड़े, कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा, तो डीएनए प्रोटीन बना करके बताता है सबको। वो ऑर्डर कोई और नहीं, वो प्रोटीन इसके लिए राइबोसोम बनाता है, यानी राइबोसोम इसका सेक्रेटरी निकला। डीएनए ने ऑर्डर दिया, डीएनए बेचारा गूंगा बह रहा है, वो बोलता है देखो बोल तो सकते लेकिन समझा पाएंगे, जिस भाषा में बाकी सब समझ तो समझा दो, बोले बाकी सारे बेस तो प्रोटीन की भाषा समझेंगे। तो प्रोटीन बनाने वाला मशीन ये। तो डीएनए अगर कुछ भी बोलेगा उसको पूरा चीज करने के लिए राइबोसोम ही प्रोटीन बनाएगी, इतना ध्यान रखिए। तो ये प्रोकैरियोटिक की कहानी था, है कि नहीं? ऐसा नो, चलो इतना बढ़िया, खत्म। बोलो राइबोसोम, RIBOSOME। अच्छा सुनो, गलती से उसको राइबोसोम मत पढ़ना, राइबोसोम पढ़ना, जो साउंड करना, जो राइबोसोम, ठीक है? बोला नहीं। तो ये प्रोटीन मेकर है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत बढ़िया।